देहरादून के लोग ऋषिकेश जाने में 15 मिनट बचाने के लिए 3000 पेड़ काटने के पक्ष में नहीं हैं। विभिन्न योजनाओं के लिए हजारों पेड़ों को काटे जाने के सरकारी फरमान के खिलाफ देहरादून के लोग आज एक बार फिर सड़कों पर उतरे। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से इस पर्यावरण मार्च की बात करने वाले हैं, लेकिन चमोली एवलांस से कुछ अपडेट आए हैं और बहुत सारे सवाल भी उठे हैं, उस पर भी बात होगी। पर पहले एक पर्सनल बात। दोस्तों, मुझे एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग जाता है। यदि आप वीडियो खोलकर या थोड़ा बहुत देखकर बंद कर देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। आपसे वीडियो अंत तक देखने की गुजारिश कर रहा हूं। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। एक वक्त था जब आम नागरिक सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतरते थे और उम्मीद करते थे कि सरकार समस्या का हल करेगी, और सरकार करती भी थी। लेकिन अब सरकारों पर इस तरह के आंदोलनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ काटने के खिलाफ पिछले कई सालों से सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाले लोगों को आज कहना पड़ा कि उत्तराखंड में पेड़ बचाने हैं, जंगल बचाने हैं और पर्यावरण बचाना है, तो सरकार के भरोसे रहकर नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें खुद राजनीतिक विकल्प बनना पड़ेगा। आज के पर्यावरण मार्च और विरोध प्रदर्शन पर विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले माणा एवलांच के अपडेट देख लेते हैं। गजब की बात यह है कि भारी बर्फबारी के सीजन में बद्रीनाथ और माणा जैसी संवेदनशील जगहों पर लगाए गए मजदूरों का ठीक से ब्यौरा तक नहीं रखा गया था। पहले दिन कहा गया कि 57 मजदूर थे, सभी दब गए हैं। दूसरे दिन कहा गया 57 में से 22 जान बचाकर बद्रीनाथ की तरफ भागने में सफल हो गए थे और 2 छुट्टी पर गए हुए थे। अब कहा जा रहा है कि एक और मजदूर छुट्टी पर अपने गांव हिमाचल प्रदेश गया हुआ है। मतलब कि इतनी संवेदनशील जगह पर काम करने वाले मजदूर छुट्टी पर हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। अब जो नई तस्वीर है वह ये है कि कुल 54 मजदूर थे, 22 जान बचाकर भागने में सफल हो गए थे, यानी 32 दब गए थे। पहले दिन 10 को सुरक्षित निकाला गया, दूसरे दिन 14 को सुरक्षित निकाला गया और 4 मजदूरों की डेड बॉडी मिली दूसरे दिन। तीसरे दिन यानी आज 3 और मजदूरों की डेड बॉडी मिली। अब एक मजदूर लापता है। सकुशल रेस्क्यू किए गए कुछ मजदूरों की बातचीत मीडिया में आई है। इस बातचीत के आधार पर मेरा अनुमान है कि मजदूरों के रहने के लिए जो कंटेनर बनाए गए थे टीन वाले, वे नीचे सड़क पर नहीं थे, बल्कि सड़क के ऊपर पहाड़ी पर बनाए गए थे। एक मजदूर मीडिया के साथ बातचीत में कह रहा है कि जब बर्फ का तूफान आया तो कंटेनर नीचे सड़क पर गिर गए। ये लाइन ध्यान देने वाली है कि कंटेनर नीचे सड़क पर गिर गए। जाहिर है उन कंटेनरों में जो लोग थे वे भी नीचे सड़क पर गिर गए होंगे। इससे साफ है कि यदि कंटेनर सड़क के किनारे बनाए गए होते तो उनके नीचे कहीं गिरने का कोई खतरा नहीं होता, बल्कि एवलांस आने पर वे बर्फ से ढक जाते। ऐसे में बचाव अभियान ज्यादा जल्दी और ज्यादा कामयाब हो सकता था। बल्कि ऐसा भी हो सकता था कि कंटेनर में फंसे मजदूर थोड़ी बहुत मशक्कत करके खुद ही बाहर आ जाते। दूसरा सवाल यह है कि मौसम विभाग के बर्फबारी और एवलांच के पूर्वानुमान के बाद 27 फरवरी का प्रधानमंत्री का मुखबा दौरा रद्द कर दिया गया था। तो क्या 4000 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए थी? अब बात करें देहरादून में पेड़ बचाने के लिए किए गए मार्च की। ऐसा ही एक मार्च पिछले साल जून के महीने में भी किया गया था। मार्च दिलाराम चौक से शुरू हुआ और हाथी बड़कला स्थित एक मॉल के सामने पहुंचा। मार्च में हजारों लोग शामिल हुए। 34 संगठनों के लोग इस मार्च में थे। बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है,
तो लाइक के साथ कमेंट करें और शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे चलता रहे तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। देहरादून में पर्यावरण संरक्षण के लिए निकाले गए मार्च में पहली बार आज राजनीतिक विकल्प की बात की गई। प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारों से कहते हुए, अनुरोध करते हुए और धरने प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी बात सरकारों तक पहुंचाते हुए कई साल गुजर गए हैं, लेकिन अब सरकारों से हमारा विश्वास उठ गया है। हम समझ चुके हैं कि मौजूदा सरकार और मौजूदा नेताओं को पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे जंगल बचें, हमारे पेड़ बचें, तो हमें अपने बीच से राजनीतिक विकल्प तलाशना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमें साल दर साल जलवायु परिवर्तन के खतरों से, उसके असर से जूझना पड़ेगा। धरती का तापमान बढ़ेगा। पिछले साल मैंने ये कहा था कि हम एक आई के स्तर पे खड़े, उसकी सीमा एक कदम आगे दिया तो लुढ़क जाएंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो संकेत हमें दुनिया भर में दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि हम वो सरहद को आगे एक कदम रख चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने भी अपने संबोधन में राजनीतिज्ञों के प्रति अविश्वास जताया। उन्होंने जब लोगों से पूछा कि क्या वे नेताओं पर विश्वास करते हैं, तो वहां मौजूद लोगों ने एक स्वर में ना में जवाब दिया। उन्होंने यह भी पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि ऋषिकेश का सफर 15 मिनट कम करने के लिए 3000 पेड़ काटे जाएं, तो सभी ने ना में जवाब दिया। कठिनाइयों की चर्चा होती है, क्या आपने उसे व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया? क्या आपने व्यक्तिगत किया है? मैं जानना चाहता हूँ, भाई ऐसा तो नहीं मुझे गलत लग रहा है कि क्या आप लोगों ने महसूस किया? नबील भाई आपने महसूस किया नहीं किया? किया आप लोगों ने, तो इसका भी उत्तर आप लोगों ने दे दिया। और जो तीसरा एक बड़ा गंभीर सवाल है जिसका जिक्र हमारी आदरणीय बड़ी बहन कमला पंत जी ने जिसका बार बार उल्लेख किया, जो विकास का मॉडल है, मेरी जिज्ञासा है जानने के लिए आप लोगों से कि जो विकास के मॉडल की बात होती है, सरदार बहादुर बार बार कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य में, मुझे तो फर्जी वाला लगता है ये, मुझे फर्जी वाला लगता है जब ये गौड़ा देवी जी का नाम लेते हैं, मुझे फर्जी वाला लगता है जब ये लोग सुंदरलाल भोपड़ा जी का नाम लेते हैं, मुझे फर्जी वाला लगता है जब ये लोग चिपको आंदोलन की याद करते हैं, क्योंकि ये दोगुनी बातें करते हैं। उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत ने कहा कि देहरादून को जिस आबो हवा के लिए जाना जाता था वह अब खत्म हो चुकी है। देहरादून भी दिल्ली की तरह गर्म और प्रदूषित शहर बन गया है। इसका एकमात्र कारण है देहरादून से पेड़ों का सफाया। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया है, इसके बाद एक भी पेड़ काटने की बात हो तो सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा, जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए। साथियों, हम लोग जितने भी देहरादून वासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि देहरादून की आबा हवा कैसे है, हम किस तरीके से यहाँ पे रहते थे। कभी हम लोगों को यह आवश्यकता नहीं लगी कि हमें पंखा भी लगाना है, हमने वो देहरादून देखा। लेकिन आज हर घर में कूलर भी नहीं लग रहा है, सीधे एसी की मांग, एसी से नीचे कोई मानने के लिए तैयार नहीं। ये स्थितियां कैसे पैदा हुई इस देहरादून में, कैसे इस स्थितियों को हम खत्म करेंगे, शायद इसके लिए कुछ युवाओं ने इस मौके पर एक नाटक की प्रस्तुति दी। नाटक का नाम था 3D, दिल्ली, दहशत और देहरादून। इस नाटक में दिल्ली और देहरादून खुद को प्रदूषण, महिला अपराध और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। आप भी देखिए नाटक की कुछ झलकियां। ओ हेलो, आप
आपको खूबसूरत लड़के से बात करने की तमीज नहीं है क्या? दिल्ली और खूबसूरत, मैं कहा देहरादून जन्नत, ये कहा दिल्ली जानम, बड़ी आई खूबसूरत। इधर आओ। जानम का तुम्हारे पास ऐसे क्या है जो मेरे पास नहीं है? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास जो मेरे पास नहीं है, और मेरे पास भी बहुत सारी चीजें जो आपके पास नहीं है। अबे ओ गवार, तू ना बहुत पिछड़ा हुआ है, तो ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं देहरादून और गवार, अरे आपको पता है मेरा कितना डेवलपमेंट हो गया है? अरे इतना ग्लो अप कर गया हूँ कि मेरे सारे पेड़ पौधे जंगली जानवर कहीं शिफ्ट कर गए। क्या पेड़ पौधे नदियाँ और जंगली जानवर कहीं शिफ्ट कर गए? पर कहाँ? अरे वाह, अरे पर मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अरे अंधी हो तू तो, दिल्ली है ना। अच्छा ऐसा करता हूँ, तेरे आंखों से थोड़ा प्रदूषण हटा दूं। अरे छी 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 छी, हाथ भी गंदा हो गया यार। अरे वो देख रहा। अरे पर कहाँ? अरे इन्हें दिखाओ यार, कहाँ? दीवारों पे। इस मार्च में शामिल गणमान्य नागरिकों से हमने पूछा कि क्या पर्यावरण संरक्षण के नाम पर उत्तराखंड में राजनीतिक विकल्प संभव है। इस बारे में लोगों की क्या राय है, अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी .com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।